गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर 2017 सेट सी। अभी तक जो पीछे की जो वीडियो आई है उसमें हमने सेट ए और सेट बी 2017 का किया था। ये यहाँ पर होंगे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो पेपर है ये इकोनॉमिक्स कक्षा 12th। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा है 2017 में सेट सी में जो आया हुआ है जो कि 2 मार्क्स का है, वो है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दीजिए। बच्चों ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से हमने परिभाषा देनी है। देखिएगा, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने केवल परिभाषा लिखनी होती है, क्योंकि जैसा पूछा जाता वैसा ही। तो जितना हमने ये लिखा ये काफ़ी है 2 मार्क्स के लिए। देखो बच्चों, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, देखो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है 1 नंबर का। 1776 में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है: अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। देखो बच्चों, इसकी जो परिभाषा है उसको इंग्लिश में ऐसे दिया गया है: इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। यहाँ पर आपने देखना है कि देखिए, इंग्लिश में अगर आप याद करते हैं तो पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। जो बुक का जो नाम है, अगर इसके आगे हम इकोनॉमिक्स इज लगा दें, इकोनॉमिक्स इज लगा दें तो ये पूरी परिभाषा बन जाती है। देखिएगा, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो अगर या तो आप बुक का नाम याद कर लें या आप परिभाषा याद कर लें, एक याद कर लें तो भी दोनों हो जाते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है बच्चों, ये काफ़ी है। 1776 में एडम स्मिथ ने, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। देखो बच्चों, अब आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। ये कंपटीशन टेस्ट का भी, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो वहाँ पर चाणक्य आएगा, कौटिल्य जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आधुनिक अर्थशास्त्र अगर दिया है, आधुनिक, तो एडम स्मिथ हैं, क्योंकि 1776 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इससे पहले अर्थशास्त्र की कोई पुस्तक नहीं थी, बल्कि जो अर्थशास्त्र के जो विचार हैं वो बिखरे हुए थे। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है: मांग फलन किसे कहते हैं? मांग फलन, देखो बच्चों, मांग फलन डिमांड फंक्शन, किसी वस्तु के लिए मांग तथा इसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच जो कार्यात्मक संबंध है उसे मांग फलन कहते हैं। देखिएगा, जो उस संबंध को व्यक्त करता है। देखो, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, किस चीज़ का फंक्शन है मांग? भाई देखो, मांग का संबंध किस चीज़ से है? कीमत से है, वस्तु की कीमत से है, प्राइस, और संबंधित वस्तु की कीमत से, PR रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय और उसकी रुचि, उसका टेस्ट, और मौसम यानी कि सीजन। देखो, एक्सपेक्टेशन क्या, ये सब चीज़ें ना मांग को निर्धारित करती हैं। मांग और मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनमें जो संबंध है वह मांग फलन कहलाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है: हस्तांतरण आय के 2 उदाहरण दीजिए। हस्तांतरण आय, देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हस्तांतरण आय कौन सी होती है। देखो बच्चों, जिसमें एक तरफा भुगतान होते हैं, जिसमें बदले में कोई काम ना करना पड़े, उसको हम बोलते हैं हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम। तो जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, ये भी हस्तांतरण आय का एग्जाम्पल है। बेरोजगारी भत्ता है, छात्रवृत्ति है। जैसे जेब खर्च भी हस्तांतरण आय का उदाहरण है। इन्होंने पूछा था 2 उदाहरण दीजिए, 2 एग्जाम्पल दीजिए। हमने दिया वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियाँ, जेब खर्च, हमने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। आदि को राष्ट्रीय आय में, ये क्या है? ये हस्तांतरण आय हैं, हस्तांतरण आय हैं। इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है बच्चों, यहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि देखो, हस्तांतरण जो वृद्धावस्था पेंशन है
एक और पेंशन होती है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन। देखो, जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्होंने काम किया था, वो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का एक हिस्सा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियाँ, जेब खर्च आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 2 मार्क्स का है। अभी तक जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं 2 मार्क्स के चल रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 3 क्वेश्चन हैं, ये 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये आते हैं, हर बार आते हैं 2 मार्क्स के हिसाब से। प्राथमिक क्षेत्र, अगर एक सेट में प्राथमिक क्षेत्र आ गया तो दूसरे में द्वितीय आ जाएगा, तीसरे में तृतीय क्षेत्र आ जाएगा। तो आपने तीनों को ही अच्छे से क्लियर करना है। देखो बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में कृषि और संबंधित क्रियाएं जैसे मछली उद्योग, खनिज उत्खनन आदि शामिल किए जाते हैं। ये सभी उपक्षेत्र प्राकृतिक कारकों जैसे भूमि, पानी, वनों आदि का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक कारकों का प्रयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक कारक कौन से हैं बच्चों, जैसे भूमि, पानी और वन, पहाड़, इनका प्रयोग किया करके उत्पादन किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया, 2 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कोई 4 अंतर बताइए। देखो बच्चों, जैसे कि नाम से स्पष्ट, एकाधिकार, एक का अधिकार, एक विक्रेता जिसमें होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता यानी जिसमें बहुत सारे विक्रेता होते हैं, मैनी सेलर एंड मैनी बायर, और इसमें ओनली 1 सेलर होता है एकाधिकार में। पहला अंतर तो यहीं पर हो जाता है क्लियर। पहले तो हमें नाम से स्पष्ट है कि एकाधिकार मतलब एक का अधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि बहुत सारी प्रतियोगिता है, बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता हैं। देखो, एकाधिकार में भी बहुत सारे क्रेता होते हैं, यहाँ पर अंतर हमने करना विक्रेता का। इसमें एक विक्रेता है, इसमें मैनी है, बहुत सारे, सो मैनी सेलर। अब इसका आंसर हम देते हैं, देखिएगा बच्चों। सबसे पहला जो पॉइंट है, वस्तु की प्रकृति। पूर्ण प्रतियोगिता की यह मान्यता है कि सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप होती हैं, रंग रूप आकार में वो एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता। एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु समरूप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एकाधिकार की स्थिति में किसी वस्तु की पूर्ण पूर्ति केवल एक ही फर्म करती है, एक ही, क्योंकि उसमें एकाधिकार है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्रवेश पर प्रतिबंध। प्रवेश पर प्रतिबंध, पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों के प्रवेश तथा पुरानी फर्मों के उद्योग से बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। एंट्री भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है फ्री में। इसके विपरीत एकाधिकार की स्थिति में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है फर्मों की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि मैनी सेलर, जबकि एकाधिकार में केवल एक, ओनली 1 सेलर होता है। फोर्थ पॉइंट है मांग वक्र का आकार। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मांग वक्र पड़ी हुई सीधी रेखा होती है। पड़ी हुई सीधी रेखा होती है। देखो बच्चों, पड़ी हुई सीधी रेखा इस प्रकार से होती, इसको ये मांग वक्र है, इसको AR भी बोलते हैं, AR = MR। ओके, जबकि एकाधिकारी की स्थिति में मांग वक्र नीचे की ओर झुकी हुई होती है। इसको भी हम बनाकर दिखाएंगे। देखो बच्चों, एकाधिकारी की स्थिति में मांग वक्र, ये AR है, ये नीचे की तरफ झुका हुआ है, और MR इसका आधा होता है। तो ये क्लियर हो गया मांग वक्र का भी। यहाँ O, ये X, ये Y। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। देखो बच्चों, एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो 5वां क्वेश्चन था हमारा,
ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो 5वां क्वेश्चन था ये हमारा 3 मार्क्स का था। 3 मार्क्स के हिसाब से या 5 मार्क्स के हिसाब से हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो अभी जो नया क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। ये हमारा 3 मार्क्स का भी हो सकता है और 2 का भी हो सकता है। उसी हिसाब से आप लिखिए, अगर 2 मार्क्स का आता तो 2 ही अंतर करने हैं, 3 का आता तो 3 अंतर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जिस देखिएगा ये 2 या 3 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा ये क्वेश्चन। लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कौन सा? मध्यवर्ती वस्तु। हमारा क्वेश्चन है मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। देखो बच्चों, मध्यवर्ती वस्तुएं ये होती है जो उत्पादन में प्रयोग में लाई जाती है, उत्पादन करते वक्त, और अंतिम वस्तुएं जो तैयार माल होता है, जो उत्पादन परिसीमा से बाहर आ जाता है, और ये उत्पादन परिसीमा के अंदर होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। पहला पॉइंट है अंतर का जो है, लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है, और जबकि अंतिम वस्तुएं लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा लाभ कमाने हेतु इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती है। तीसरा पॉइंट है, इन वस्तुओं में अभी मूल्य वृद्धि की जानी है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनकी मूल्य वृद्धि होती है, और जो अंतिम वस्तुएं हैं इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर की मुख्य विशेषताएं लिखिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पहले 4 मार्क्स का आता था, लेकिन अब पैटर्न चेंज कर दिया, अब 2 या 3 मार्क्स का, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा। देखिएगा, इसकी मुख्य विशेषताएं हमने बतानी है। तो क्या है विशेषताएं कर की? देखो, कर एक अनिवार्य भुगतान होता है। कर एक अनिवार्य भुगतान होता है। यदि सरकार किसी व्यक्ति के ऊपर कर लगा देती है तो इच्छा न होते हुए भी उसे कर देना पड़ता है। कर जनता को सरकार के मांगने पर चुकाना पड़ता है। कर न देने पर सरकार की ओर से दंड दिया जाता है, यानी कि एक अनिवार्य भुगतान है जो कि सरकार के बनाए गए कानून के अनुसार अदा करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है जन कल्याण। कर की दूसरी विशेषता यह है कि इससे प्राप्त आय सार्वजनिक हित के लिए खर्च की जाती है। आगे देखेंगे बच्चे, तीसरा जो पॉइंट है, कर देना व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व होता है, उसका कर्तव्य है। कर देना व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है। यह व्यक्ति को ही देना चाहता होता है, चाहे इसे लगाने का आधार वस्तुएं ही क्यों न हों। अगला पॉइंट है कानूनी व्यवस्था। कर की एक विशेषता यह भी है कि कर कानूनी तौर पर ठीक ढंग से लगाए जाते हैं। प्रत्येक कर को लगाने के संबंध में कानूनी नियम होते हैं, इसलिए कर नियम अनुसार ही लगाए जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट थे बच्चों। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र निवेश और प्रेरित निवेश में अंतर स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र निवेश और प्रेरित निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चों, पहला आंसर जो है, पहला जो डिफरेंस है, यह निवेश आय प्रेरित नहीं होता है, यानी कि आय और लाभ से स्वतंत्र होता है। यह निवेश आय प्रेरित होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। स्वतंत्र जो निवेश है या जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, स्वायत्त निवेश भी इसका नाम है। दूसरा पॉइंट प्रेरित निवेश में है, जो दूसरा अंतर है, इस निवेश का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। स्वतंत्र निवेश प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा किया जाता है, इसे सार्वजनिक निवेश भी कहा जाता है। देखो, जो स्वतंत्र निवेश है, स्वायत्त निवेश है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसको गवर्नमेंट करती है। प्रेरित निवेश प्रायः निजी क्षेत्र में किया जाता है, इसे निजी निवेश भी कहा जाता है। देखो बच्चों, ये जो स्वतंत्र निवेश है, प्रेरित निवेश है, इसका मैं चित्र बना के आपको दिखाऊंगी, आपने भी एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। देखो बच्चों, स्वतंत्र निवेश का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से, ये इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और इधर ये हमने निवेश कर लिया, और इधर ये जो प्रेरित निवेश है इसका चित्र हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी निवेश भी बढ़ेगा। यहाँ पर ये निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, और इधर इनकम है। तो बच्चों देखो, यहाँ इनकम है और इधर इन्वेस्टमेंट है।
तो इन्वेस्टमेंट इधर लिखेंगे, जैसे आई जी इधर लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी निवेश भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आय बढ़ेगी निवेश भी बढ़ेगा। और यहाँ पर जैसे आय कितनी भी बढ़े निवेश बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर मान लीजिए निवेश 100 है तो उतना ही रहेगा, क्योंकि सरकार द्वारा किया जाता है, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, और ये लाभ से प्रेरित या आय से प्रेरित होता है। ये इस प्रकार से इसकी शेप होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के संतुलन की कौन सी शर्त है? देखो बच्चों, फर्म के संतुलन की 2 शर्तें होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है हमारा। उत्तर, एक फर्म का लाभ कुल आय तथा कुल लागत के अंतर के बराबर होना चाहिए। देखो बच्चों, लाभ की जो इन्होंने सूत्र बताया है, कुल आय, देखो बच्चों ये कुल आय होती है टी आर माइनस में टी सी, कुल लागत, और ये लाभ का एक सूत्र मैं बता देती हूँ किस प्रकार से, इससे हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर लाभ बराबर है टी आर माइनस टी सी। एक फर्म का लाभ कुल आय और कुल लागत के अंतर के बराबर होना चाहिए, इसलिए एक फर्म के संतुलन की शर्त लाभ अधिकतम होनी चाहिए। लाभ अधिकतम होने चाहिए क्योंकि वो लाभ को अधिकतम करना चाहता है फर्म, क्योंकि उत्पादक है, और उत्पादक का जो उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जिस तरह से कंज्यूमर का जो उद्देश्य होता है उपभोक्ता का कि संतुष्टि अधिकतम होनी चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर इसकी शर्तें बताएंगे अभी हम। फर्म के संतुलन की शर्तें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला है एम सी इक्वल टू एम आर, पहली सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होनी चाहिए, यानी कि एम सी इक्वल टू एम आर। अब एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटे। दूसरी शर्त है भाई एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ही शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इनको मैं एक डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगी कि दोनों शर्तें कैसे फुलफिल होती हैं। देखिएगा बच्चों, जैसे ये ए आर इक्वल टू एम आर है, और यहाँ पर हम एम सी दिखाएंगे, ये एम सी है। आपने देखा कि ये यहाँ पर भी काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है। देखो ये ई है और ये E1 है। देखो बच्चों, ये एम सी कारो है। पहली शर्त हमारी ऐसी है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर। ये ई बिंदु पर भी पूरी हो रही है, ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर एम सी है, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट है, यानी कि उत्पादन है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम इतना उत्पादन करते हैं, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर लेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ कर सकते हैं, यानी कि कितने रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अब देखिएगा ई बिंदु पर ये पहली शर्त पूरी हो रही है, एम सी इज इक्वल टू एम आर, क्योंकि एम आर ये वाली लाइन है और एम सी ये है, ऊपर से आ रही है। पहली शर्त पूरी हो रही है यहाँ पर, नंबर 1। दूसरी है एम सी एम आर को नीचे से काटे। देखो ये एम आर है और नीचे से यहाँ ये ई डैश पर काट रही है, ना कि ई पर, यहाँ पर ऊपर से काट रही है। इसलिए हमारी जो दूसरी शर्त है ना, यहाँ तक उत्पादक उत्पादन करेगा, यानी कि इतने ही लोगों को रोजगार देगा, उसके बाद उत्पादन बंद कर देगा, मतलब कंटिन्यू वहीं पर रखेगा और नहीं बढ़ाएगा। तो ये थी दोनों शर्तें। एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, देखो ये देखो ध्यान से देखो, कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, नीचे से काट रही है, यहाँ पर फुलफिल होती है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों की सहायता से कुल बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर उत्पादन की इकाइयाँ हैं, यहाँ पर कुल लागत है। देखिएगा, उत्पादन की इकाइयाँ 0 है, फिर भी कुल लागत है यहाँ पर 100। इसका मतलब ये क्या है, स्थिर लागत है, बंधी लागत है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन में दिए गए आंकड़ों की सहायता से कुल बंधी लागत, देखो बेटा, तो 0 इकाई की जो लागत होती है ना, वो कुल बंधी लागत होती है, ये ध्यान रखना। और फिर कितनी भी इकाइयों का उत्पादन करे वो समान रहेगी। अब जैसे हम यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, FC, TFC आएगा बेटा, ये TFC है। एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, देखिएगा TFC हमारी, इसके बिल्कुल सामने लिखेंगे हम। देखो 0 इकाई की कुल बंधी लागत है 100, और फिर 1 इकाई की भी 100, 2 की भी 100, 3 की भी 100, 4 की भी 100, 5 की भी 100, 6 की भी 100। ये 100 ही रहेगी। रुपीज़ में है तो रुपीज़, ये तो यहाँ पर हम रुपीज़ लिख देंगे,
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, पहला आधा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया बच्चों। ये 3 नंबर का भी आ सकता है। तो 3 नंबर में हमारे 1.5 नंबर हमारे यानी कि 1.5 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारा आधा जो नंबर है वो हमने 1.5 नंबर और लेना है। वो कैसे लेंगे देखेंगे। औसत परिवर्तनशील लागत, इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने निकालनी है। लेकिन हमारे पास तो कुल लागत है, कुल स्थिर लागत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिवर्तनशील लागत निकालेंगे। देखो बच्चों, हमें क्या करेंगे कि परिवर्तनशील लागत हमें इसमें निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट निकाल करके और फिर इकाइयों से भाग दे देंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, देखो बच्चों 100 में से 100 गया 0, 120 में से 100 गया 20, और 140 में से 100 गया 40, 182 में से 100 गया 82, 198 से 100 गया 98 यानी कि 98, 208 में से 100 गया 108, और 232 में से 100 गया 132। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी आई है परिवर्तनशील लागत, इसको इन इकाइयों से भाग दे देंगे हर एक के सामने। अब जैसे देखो, वैसे तो हम इसको अगले पेज भी है हमारे पास, लेकिन एक बार कोशिश करते हैं कि देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट को, देखो आमने सामने अच्छे से हो जाता है। हम मान लीजिए हम यहाँ लिख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देखो बच्चों, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC, ये हमने लिखना तो उसके आगे है। अब हमारे पास स्पेस का मतलब हम इधर कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, 0 पहली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पहली 0 की तो 0 ही रहेगी, मतलब कुछ नहीं होगी। और पहली इकाई की रहेगी 20, क्योंकि 20 को 1 से भाग दोगे। देखो बच्चों, 20 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 20, ये 20 रहेगी। और 40 को 2 से भाग दोगे तो भी 20 रहेगी। और अब 82 है, देखो जी पहले की कुछ नहीं थी, दूसरे की 20, तीसरे की सॉरी 0 की है 0, और 1 की 20 है, और 2 की 40 से भाग दिया, हमारी 20 आ गई। और फिर 3 को हम 82 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, और हमारा 2, 3 7 21, 3 3 9, इस तरह से। और इसके बाद 4 है, 4 को हमने 98 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 जा 8, और 4 4 जा, और 4 5 जा, इस तरह से। और फिर 5 को 108 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, और 5 1 जा पॉइंट, और 5 6 जा। इस तरह से 6 को हम 132 से 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपने निकालनी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2017। 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने करवाए हैं। अगर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन मान लीजिए गलती से 5 मार्क्स का भी आ जाता तो आप इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दें, वो भी आसान है। और इन्हीं में से अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी आ जाता है तो उसको भी लिख दें। ओके बच्चों, तो इसी के साथ धन्यवाद।